अच्छा जल्दी आप ही बना दो, पीछे ही पड़ गई है। अच्छा उस वक्त खुद पहनाएंगी, हाथ तक पहुंच गई थी, खुद पहनाएंगी। लाओ बाय रोड सफ़र करो शहर से बाहर, घर से दूर, तो क्या चीज़ें करनी है, क्या लेकर जाना है, गाड़ी में किस तरह के काम करवाने हैं। ये कौन अपना कुछ दे गया इसको, ये कैसे निकल गया बम्पर। चेकलाइट्स की बताता चलूँ, हाँ बस कि जाने से पहले आपने तमाम चेकलाइट्स को चेक कर लेना है कि कौन सी आ रही है, क्यों आ रही है। बराए मेहरबानी अपनी फैमिली को रिस्क में मत डालो, ना अपने सफ़र को ख़राब करो। अगर ये चीज़ आपकी ख़राब है तो यार आप समझ रहे हो, इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह पाक सबका सफ़र आसान करे। अच्छा और भाई देखो, हर बंदे के साथ जो है ना वो दूसरा मामला होता है, ठीक है। जैसा मैं कहता हूँ कि हर मर्ज़ की दवाई अलग होती है, तो यहाँ भी यही मामला है। तो गाड़ी को ऐसे चलाओ जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बीवी है। हाय हाय हाय। अच्छा यार आपको ना मैं एक बड़ी ज़बरदस्त प्रो टिप दे देता हूँ। रुपए की कदर भी तब होती है जब आपके पास वो हो नहीं, वरना 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है ना। मेरे हिसाब से आपको सफ़र में नहीं जाना चाहिए। पहनता हूँ, पहले शूज़ तो पहन लो। अच्छा जल्दी आप ही बना दो, ये भी फंस गया, ये भी पहना। अच्छा जी, अच्छा उस वक्त खुद पहनाएंगी, हाथ तक पहुँच गई थी, खुद पहनाएंगी। लाओ ना ये लो। अच्छा भाई पीछे तो इनके पहुँच गई थी, मैं ऊपर आ जाए तो ये पहना से दीजिए मुझे। ओके 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 ठीक है ठीक है, अच्छा लग रहा हूँ। ओके अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से बेहतर होंगे, ठीक ठाक फिट पड़ोगे। तो हाजिर हैं एक और ब्लॉग के साथ। अच्छा जैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि यार आप लोग मुझे बताओ कि किस तरह का अब आगे आप ब्लॉग देखना चाह रहे हो, तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे सजेशन दिए, जिसमें से अभी फौरी जो हो सकता था, क्योंकि कल ही कम्युनिटी पोस्ट डली और आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि वो वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताया जाए। बाय रोड सफ़र करो शहर से बाहर, घर से दूर, तो क्या चीज़ें करनी है, क्या लेकर जाना है, गाड़ी में किस तरह के काम करवाने हैं, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी कैसे ले सकते हो गाड़ी से, और एक्सपोज ये सारी चीज़ें। ऑफिस जा रहा हूँ तो साथ में आपको भी लेता चलता हूँ, कुछ बातें यहाँ, कुछ गाड़ी में और कुछ ऑफिस में। हाय हाय हाय, कितनी कड़कती धूप में खड़ी हो तुम, तुम्हारा इंतज़ाम भी कुछ करना है मुझे, छपरा लगाना है तुम्हारे लिए मुझे। ये कौन अपना कुछ दे गया इसको, ये कैसे निकल गया बम्पर, चले नक्का ही टूटा इसका भी। चलो भाई, छोटे छोटे सदके जो हैं वो देते रहने चाहिए, और बड़ी बलाएं जो है वो छोटे मोटे दी जाती हैं ऐसे। अच्छा भाई, गाड़ी एज़ यूजुअल भपका मार रही है, तो सफ़र पे जाने से पहले ना ये काम ज़रूर कर लेना, अगर गर्मी में तुम्हारी गाड़ी भी ऐसी खड़ी होती है। बताता हूँ क्या। ऐसे दरवाजे खोलो, मैंने तो खाली 2 खोले, आप चाहो तो पीछे के भी दोनों खोल दो। ऐसे गाड़ी जो है ना वो सारा इसका भपका निकल जाएगा, और इंशाल्लाह ताला गाड़ी थोड़ी सी जो गर्मी का जोर है ना वो तोड़ देगी, और फिर आपकी गाड़ी का एसी भी ठीक काम करेगा, अदरवाइज़ एसी काम नहीं करता। सूरत हाल है, ये सब जो है ना जल रहा है, ये बहुत गर्मी हुई है कराची में। अल्लाह रहम करे उन लोगों के लिए जो बेचारे धूपों में काम करते हैं। मुझे लगता है काफ़ी बेहतरी आई होगी। आई तो है, वैसे आई तो है बेहतरी, लेकिन जो ये एसी की वेंट्स है ना ये भी अभी आग वाले, मतलब हीटर होने लग रहा है, सब इतनी गर्म हवा दे रही है। तो बहरहाल भाई, कहीं भी जाने से पहले सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप अगर गर्मी में ट्रेवल कर रहे हो तो अपनी गाड़ी को कहीं छाँव में खड़ा करें। अदरवाइज जैसे अभी मैंने किया, छाँव में खड़ा करो। अदरवाइज अगर नहीं है कहीं पे छाँव, तो फिर आप यही कह सकते हो भाई कि गाड़ी को जब यहाँ से निकालो तो जाओ कहीं पे थोड़ा छोटा पानी छनी मार लो, उसके बाद गाड़ी को साए में देने की कोई कोशिश करो, कोई दरख्त, कोई दूर कोई चीज़ हो, ताकि यार जो गाड़ी में बैठने वाले हो ना वो सांस ले सकें। खिड़कियाँ नीचे करो, फ़ैन की स्पीड फुल करो, एसी डायरेक्ट नहीं खोलना, एसी काम नहीं करता, चाहे गाड़ी कोई मर्जी हो। नई गाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये मिड एरा और पुरानी एरा की जिन्होंने गाड़ियाँ रखी उनकी मैं बात करूँ तो वो फिर मसला होता है। चेकलाइट्स की बताता चलूँ, हाँ बस कि जाने से पहले आपने तमाम चेकलाइट्स को चेक कर लेना है कि कौन सी आ रही है, क्यों आ रही है। जैसे ये तो हैंड ब्रेक की है, वो बैटरी ऑयल की आती है जो बंद होने पे आती है। ये वाली जो ये चेक लाइट जो होती है ये उसकी आती है इंजन चेक की, लेकिन मुझे पता है मेरी गाड़ी में इंजन चेक का मसला नहीं है। ये जो मीटर है ये ऑटोमेटिक गाड़ी का लगा हुआ है, देखो ये तो दिखा हुआ है, पार्किंग वगैरह सारी चीज़ें। गाड़ी मेरी है मैनुअल, तो पार्किंग जो ये वाला मतलब जो मीटर होता है जब
जापानी मीटर आता है इन गाड़ियों के अंदर, तो उसके अंदर 2 सेंसर होते हैं। एक होता है इंजन का सेंसर जो बताता है आपको सेंस करके कि गाड़ी में कोई मसला है, तो वो चेक लाइट इंजन की शो हो जाती है। दूसरा वाला जो होता है वो होता है नीचे एग्जॉस्ट के अंदर लगा हुआ होता है। जिन लोगों के पास ये गाड़ी है और उसमें जापानी अगर उन्होंने कुछ वो डाला है ये मीटर वगैरह, तो उन्हें मालूम होगा कि इसके 2 सेंसर्स होते हैं। तो एक सेंसर भले ठीक वर्क कर रहा हो, दूसरी की वजह से चेक लाइट आ रही होती है। बट इसका एक ड्रॉबैक यही है कि अगर जेन्युइन तरीके से भी गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी और चेक लाइट आएगी तो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरी तो चेक लाइट चली रही है। तो ये एक है बात। बाकी बहरहाल आप ये सारी लाइट्स वगैरह चेक करवा के निकलना। बैक लाइट, हेड लाइट, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए आपकी गाड़ी की, क्योंकि मोटरवे पे भी चलान हो सकता है ना करे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वाकई में जैसे मेरा भी हुआ था कराची से लाहौर जाते हुए चलान, तो उनका बिल्कुल वैलिड रीजन था कि आपकी गाड़ी का कलर भी डार्क। फिर जब आप यहाँ से गाड़ी को लेकर निकले हो तो फिर पीछे वाले को कैसे पता कि आगे गाड़ी चल रही है? हेडलाइट का पता चल जाता है, लेकिन फिर भी बस ट्रक वाले जो है वो आसरा नहीं करते। मैंने कहा चलो ठीक है। और वाकई चीज़ होनी चाहिए, आपकी बैकलाइट जो है वो ऑन होनी चाहिए। इसी तरह हेडलाइट भी आपकी ठीक वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। इंडिकेटर्स बिल्कुल ठीक वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। टायर्स आप कोशिश करो कि नए डाल लो। सब ये बता दूंगा, बहुत गर्मी में बैठा हूँ, ऑफिस पहुँचे आराम से चल एसी में बैठ के बता दूँ, ठीक है? थोड़ा सा सफर करो। जी सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लाह जिस खरना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह हम सबका सफ़र आसान करे, हमें अपने ज़ुबान में रखे हमेशा, आमीन। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? ये चेक करो। अब आप गाड़ी किसी भी रूट पे लेकर जाओ, ऐसे कोई स्ट्रेट रूट हो, और वहां जाके ना आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा करके और छोड़ दो। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है तो दैट मीन्स कि आपकी लाइन इज परफेक्टली फाइन। अगर आपकी गाड़ी कहीं आगे पीछे दर दर जैसे कि इस जगह जाने लगे या इस जगह जाने लगे, ऑटोमेटिकली स्लो करके इस साइड या इस साइड, तो उसका मतलब आपकी अलाइनमेंट कराने की जरूरत है। सेकेंड थिंग, गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग, वो भी आपको खुद पता चल जाता है। गाड़ी के बिल्कुल टॉप ऑफ द स्टीयरिंग आप हाथ रखें, लाइट, नॉट सो हार्ड, लाइट ग्रिप रखें, और आप अपनी गाड़ी को चलाएं थोड़ा सा खींच के। स्लो भी चेक करें, उस पर थोड़ा खींच के भी चेक करें। आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना वो हल्का हल्का ऐसे ऐसे कांपेगा, इस तरह करके हल्का हल्का कांपेगा। इफ दिस इज हैपनिंग, गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग आउट है। जी पहुंच गए हम ऑफिस, गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस पहुंच गए। ज़रा कुछ काम समेट लो, फिर आपसे बात करता हूँ। अच्छा भाई, ऑफिस आ गया था तो मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी रह गई वो भी हमको बताते चलो। छोटी नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं टायर्स की बात कर रहा था। देखो, अगर आपकी टायर्स की कंडीशन कुछ ऐसी है जैसे कि आप बिल्कुल फेड हुआ है टायर, ऊपर से थ्रेड उसका बिल्कुल उड़ा हुआ है, और आपको खुद को मालूम होगा आपकी गाड़ी के टायर कैसे हैं, जैसे मैंने कोई रेफरेंस के तौर पे 1-2 इमेजेस लगाई हैं। अगर इस कंडीशन के टायर्स हैं तो भाई बराए मेहरबानी अपनी फैमिली को रिस्क में मत डालो, ना अपने सफ़र को ख़राब करो। आप अपनी गाड़ी के टायर्स को करो चेंज। काबी डालना चाहो काबी डाल लो, नए अफोर्ड कर सकते हो दूसरे तो नए डाल लो। नए में जापानी, पाकिस्तानी, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, एक्सप्रेस, जो समझ है वो डाल लेना। नए कैसे होते हैं, उसके साथ राइड्स कैसी होती हैं, वो आपकी गाड़ी के हिसाब से सूटेबल चीज़ होगी। वो आप जानो, आपका काम जाने कैसे टायर आपको समझ आ रहे हैं। इसके अलावा गाड़ी की मैंने आपको ट्यूनिंग का बता रहा था कि भाई सबसे पहली चीज़ तो है ट्यूनिंग करवा के आपको निकलना है। ट्यूनिंग में आपने चेंज क्या चीज़ करनी है, अगर आपको गाड़ी की फ्यूल के जो वो होते हैं ना, सॉरी स्पार्क प्लग्स होते हैं, स्पार्क प्लग्स खोलोगे ट्यूनिंग के दौरान ही वो आपको दिख जाएंगे। जैसे मैंने अपने ब्लॉग में भी दिखाया था कि अगर स्पार्क प्लग्स आपके काले हो रहे हैं पीछे की साइड से जहाँ से वो इग्नाइट करते हैं, अगर वहाँ से स्पार्क प्लग आपके काले निकल रहे हैं तो मतलब गाड़ी आपका फ्यूल पी रही है, ठीक है, ओवर फ्यूल कर रही है गाड़ी आपकी, कच्चा फ्यूल निकाल रही है। गाड़ी के पीछे खड़े हो, किसी को बोलो गाड़ी में बैठ के हल्की फुल्की रेस दे, गाड़ी स्टार्ट छोड़ो और पीछे जाओ, साइलेंसर के पास, गाड़ी के एग्जॉस्ट के पास जाके अपने हाथ को भी रखोगे ना और फिर हाथ को सूंघो। अगर आपको पेट्रोल की कच्चे धुएं की स्मेल आ रही है, दैट मीन्स कि गाड़ी आपकी जो प्रॉपर फ्यूल बर्न नहीं कर रही, वो आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज को बहुत ख़राब करता है, ठीक है। तो फ्यूल एवरेज बेहतर लेने के लिए जो सबसे ज़्यादा चेक ज़रूरी है वो है आपके स्पार्क प्लग्स, गाड़ी का फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, वो क्या होता है पीछे लगा हुआ होता है ना, जो मेरी गाड़ी में ख़राब भी हुआ था, देखो यार याद नहीं आ रहा मुझे, फ्यूल पम्प गाड़ी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज को बहुत एफिशिएंसी में हेल्प करती है। बाकी गाड़ी की जैसे मैंने आपको कहा कि टायर्स वगैरह ये सारी चीज़ें, ये गाड़ी की आपका सफ़र जो है वो कहीं आपको खड़ा नहीं करेगा। मोर ओवर आपकी गाड़ी के सस्पेंशन, अच्छा सस्पेंशन अगर ख़राब होंगे तो आपकी गाड़ी का कोई सफ़र ख़राब नहीं होने वाला। सस्पेंशन से मेरा मतलब है खाली शॉक्स। अगर आपकी गाड़ी के ब्रशेज ये वो एक्सप्रेस चीज़ें नीचे से ख़राब हैं तो डेफिनेटली आपका जो सफ़र है उसके अंदर आपको कोई तंगी आ सकती है, लेकिन ये कहीं रास्ते में आपको खड़ा करने का चांसेस में नहीं होता है। रास्ते में गाड़ी खड़ी सिर्फ 2 सूरतों में होती है, अगर गाड़ी का टायर ठीक नहीं है, वो आपको अल्लाह माफ़ करे कोई मसला हो तो वो कहीं आपको रोक सकता है। दूसरा, गाड़ी की अगर प्रॉपर मेंटेनेंस, ट्यूनिंग वगैरह ये चीज़ें ठीक नहीं है तो वो गाड़ी भी आपकी कहीं भी खड़ी हो सकती है। रेडिएटर को सर्विस करवाना मत भूलना, क्योंकि सर्विस के दौरान पता चलता है कि रेडिएटर की कंडीशन क्या है। अगर आपको रेडिएटर वाला कहता है या आपका मेंटेनेंस वाला मैकेनिक कि भाईजान ये नहीं चलेगा, तो आप ज़बरदस्ती मत करना, लॉन्ग रूट के लिए आप उसको ठीक करवा लेना।
कि नया डाल देना, इट्स अप टू यू, आपकी गाड़ी पे डिपेंड करता है। देखिए अगेन मैं बात करूँ ज़्यादातर मिड एरा और पुरानी एरा की गाड़ियों का, नई गाड़ियों में तो ये चीज़ें चेक करने की ऐसा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है भाई। उसमें हर चीज़ जो सेंसर्ड होती है, आपके इंजन की चेक लाइट के ऊपर हर चीज़ बता देगी, इसका मसला है, उसका मसला है, इसका मसला है। जिन लोगों के पास ये वाली गाड़ियाँ हैं, हर चीज़ की चेक लाइट आपको बता देगी, आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा स्कैनर लगाओगे, गाड़ी आपके सारे मसले सामने रख देगी। अच्छा यार, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे दिमाग में है, तो सोचा वो आपको ज़रूर बतानी है, वो है गाड़ी के टॉय रॉड्स, रैंकेट्स, एक्सल। ये यानी कि जो फ्रंट का सस्पेंशन का हिस्सा कहलाता है, कंट्रोलिंग का हिस्सा कहलाता है यार, ये लाजमी करवाना, क्योंकि कहीं भी 19-20 आपकी हुई ना यार, सारा का सारा आपके हाथ में कंट्रोल है स्टीयरिंग के थ्रू। स्टीयरिंग कनेक्ट होता है स्टीयरिंग रैक के थ्रू रैंकेट टॉय रॉड से आपकी गाड़ी के व्हील्स के साथ। अगर ये चीज़ आपकी ख़राब है तो यार आप समझ रहे हो, इससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह पाक सबका सफ़र आसान करे। तो यार इसको लाजमी चेक करवाओ, किसी अच्छे मैकेनिक के पास जाओ, किसी अच्छे सस्पेंशन वाले के पास जाओ, एक्सल वाले के पास जाओ, उसको बोलो यार गाड़ी चेक करो। और अगर वो कहते हैं यार ये मसले हैं, आप मुतमईन नहीं हो, आपको लग रहा है कि वो आपको पैसे बनाने के लिए अपने और आपको झूठ बोल रहे हैं, तो आप किसी दूसरे तीसरे को भी चेक करवा लो। मशवरा बहुत ज़रूरी है, याद रखना इन चीज़ों को। इसके अलावा जब मैंने आपको बताया कि गाड़ी के जो स्पार्क प्लग से लेके एस वाली सारी चीज़ें, ये गाड़ी के फ्यूल का ज़्यादा आपका मतलब डाल दोगे इसका। बेशक गाड़ी खड़ी तो उस पर भी कर सकती है, अगर आपके मिसिंग कर रही गाड़ी, जैसे मिसिंग का मसला मेरी गाड़ी में भी चल रहा है, वो मैं ऑलरेडी हल करवा रहा हूँ। इसका ताल्लुक थ्रॉटल बॉडी से भी है, तो जो ट्यूनिंग करवाओ तो थ्रॉटल बॉडी भी सही से चेक करवाओ, उसके मैप सेंसर, चौक सेंसर, एक्सवाइज़ जितने सेंसर होते हैं मेक श्योर करो तमाम चीज़ें वर्किंग में, क्योंकि वो चीज़ें आपको रास्ते में तंग कर सकती है, अल्लाह ना करे अगर प्रॉब्लम करेगी तो। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, और फ्लूइड्स में आ जाता है भाई ऑयल, इंजन ऑयल। मुझसे किसी ने पूछा भी था कि यार अपने इंजन ऑयल चेंज ही नहीं किया, ऐसे चलेगी, क्योंकि मुझे पता था मैंने इंजन ऑयल अभी जो चेंज किया है, तो मैं एक कंपनी का डलवाता हूँ तो वो 5000 किलोमीटर तक चल जाता है, क्योंकि मैं डलवाता हूँ 20-50 जो सबसे गाढ़ा ऑयल होता है। पुरानी गाड़ियों में अमूमन यही ऑयल्स डलते हैं, उसमें आपका 5000 चल जाता है। आना जाना मेरा इतना आपके हिसाब नहीं है, 1200 किलोमीटर जाना, 1200 किलोमीटर आना, उसके बाद भी खैर यहाँ अगर मैंने चेंज करवा ही दिया था, तो आप ऑयल भी चेंज करवा लेना अपने हिसाब से। इसके अलावा इंजन ऑयल में आपका आ जाता है, फिर आ जाता है ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल। फ्लूइड्स में आपका कूलेंट होगा जो गाड़ी के अंदर आप इस रेडिएटर में डालोगे। बाकी अगर आपको पक्का यकीन नहीं है तो फिर भी आप गाड़ी का जो वो होता है ना, अल्लाह भला करे, गियर ऑयल, वो भी आप उसको गियर बॉक्स ऑयल जो होता है वो भी चेक करवा लेना। मैकेनिक को बोलो कि वो आपको ट्यूनिंग के दौरान ही चेक करके बता देगा कि यार ये ठीक है, नहीं है, रिप्लेस होना है, वो आप वो चीज़ें आप अपने हिसाब से मैनेज करवा लेना। बाकी जहाँ तक बात है तो एक केबिन फिल्टर होता है, वो ज़रूर चेंज कर लेना। अगर एसी की परफॉर्मेंस आपको बेहतर चाहिए, एसी चेक करवा लेना। फ़ैन कंडीशंस आप देख लेना यार, वो सारी चीज़ों में मसला नहीं हो, तो ये आपके रास्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से गर्मियों में। अच्छा यार, गाड़ी की मैक्सिमम फ्यूल एवरेज देने के लिए ना बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो हैं तो बहुत छोटी छोटी सी, लेकिन वो सारी चीज़ें इन कंबाइंड होकर ना आपको एक मैक्सिमम फ्यूल एवरेज देती हैं। जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं आपके स्पार्क प्लग्स, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। फिर आ जाता है आपका फ़िल्टर, जो आपका एग्जॉस्ट के ऊपर, सॉरी एग्जॉस्ट कह रहा हूँ, आपका थ्रॉटल बॉडी के ऊपर एयर फिल्टर लगा होता है, वो वाला फ़िल्टर, थ्रॉटल बॉडी की क्लीन होना। चौथी चीज़ आ जाती है आपकी ऑयल, ऑयलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, फ्लूइड्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। गाड़ी के ये मेक श्योर करो कि जो ब्रेक पैड या पीछे के ब्रेक शूज़ होते हैं वो गाड़ी के साथ टच ना होने, गाड़ी भारी नहीं होनी चाहिए, गाड़ी बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। जो गाड़ी की वो होते हैं ना, अल्लाह भला करे, टायर्स होते हैं, टायर्स आपके उसके अंदर 30 PSI या जितनी भी आपकी गाड़ी यूज़र मैनुअल के हिसाब से जितना होना चाहिए उसके अंदर, उतनी उसके अंदर हवा होनी चाहिए प्रॉपर, ताकि गाड़ी जो है वो, अगर आपकी हवा कम होगी तो गाड़ी लोड डेफिनेटली ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो गाड़ी की हवा बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो आपका मेन काम करेगी आपकी फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर। अच्छा, और भाई देखो, हर बंदे के साथ जो है ना वो दूसरा मामला होता है। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ कि हर मर्ज़ की दवाई अलग होती है, तो यहाँ भी यही मामला है। हर इंसान की डिफरेंट चीज़ है, डिफरेंट साइकोलॉजी है, डिफरेंट उसकी बॉडी है, उसके तरीक़ेकार रहता है। तो हर इंसान के पेडल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका लाइट फिट है या वो बहुत हार्ड रहा और हार्ड ड्राइविंग करता है, यानी कि एकदम गाड़ी को खींच के चलाता है, तो वो तो फ्यूल एवरेज भाई जो मर्जी कर ले, नहीं अच्छी फ्यूल एवरेज दे सकता। अगर आपको अच्छी फ्यूल एवरेज चाहिए ना, तो गाड़ी को ऐसे चलाओ जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी बीवी है, हाय 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 हाय, चस आ जाएगी बादशाह, बेहतर फ्यूल एवरेज दे दोगे। लेकिन अगर गाड़ी को रिजिड चलाओगे ना, तो कभी अच्छी फ्यूल एवरेज नहीं ले सकते। समझ रहे हो? गाड़ी का बिल्कुल प्यार से चलानी है आपने, ख़ास तौर से लॉन्ग रूट के ऊपर। वो प्यार जो है वो क्या होता है कि यार आप गाड़ी को खामा खा उल्टी सीधी रेसे नहीं दो, अपना लाइट फिट है, वो अच्छी फ्यूल एवरेज है। मैं बहुत लाइट फिट हूँ भाई, तो मेरा तो फ्यूल एवरेज आपके सामने 20,000 में लाहौर गया तो 20,000 में लाहौर से आया भी हूँ मैं। तो इस तरह की अगर फ्यूल एवरेज चाहिए तो आपको गाड़ी को इज्जत से चलाना है। मैं 100 के ऊपर गया ही नहीं हूँ, शाज़ो नाज़िर इक्का दुक्का दफ़ा हुआ जब मैं 105 के आसपास टच किया, अदरवाइज़ मैं 100 के नीचे रहा हूँ। और स्टेज तो मैं कितने लेते हुए गया, आपने वो मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। तो बाकी आपके ऊपर है, आप अपने सफ़र किस तरह करना चाह रहे हो। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि वो बहुत अच्छा फ्यूल एवरेज दे रही होती हैं, लेकिन
आपको उसको ज़्यादा खींच के चलाओगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको फील होता है कि यार गाड़ी के इंजन पे बहुत जोर पड़े, जैसे 660 सीसी हो गई, 1000 सीसी की गाड़ियाँ हो गई हैं, उनके ऊपर इंजन पे जोर पड़ता है, क्योंकि एक तरह इनको आप ज़्यादा खींचोगे 120 के ऊपर जाने के लिए तो उनका जो आरपीएम है वो 4000 के आसपास जा रहा होता है, ठीक है। तो वो भी गाड़ी के लिए ठीक नहीं है कि गाड़ी बहुत ज़्यादा रेव कर रही होती है। मैंने अपनी गाड़ी का जिसमें मेरा 1300 सीसी इंजन है सिविक के अंदर, तो मैंने उसको अपना रेव जो है वो अंदर 2 से 3000 के अंदर अंदर ही रखा, और गाड़ी मेरी 80 से लेके 100 के अंदर अंदर ही मैंने रखी। अच्छा यार, आपको ना मैं एक बड़ी ज़बरदस्त प्रो टिप दे देता हूँ। जब भी कभी आपने लॉन्ग रूट पर सफ़र करना है ना, शहर से बाहर जा रहे हो आप, तो गाड़ी की ट्यूनिंग, गाड़ी की सर्विस जो है ये आप फौरी नहीं करवाओ। जैसे कि मैं अगर मिसाल दे रहा हूँ, मुझे सुबह जाना है, आज मैंने कल निकलना है अगर, तो मैं अभी जाके कोई ट्यूनिंग सर्विस नहीं करवाऊंगा। मुझे 3 दिन पहले कम से कम करवानी है ट्यूनिंग भी और सर्विस भी, क्योंकि और वो गाड़ी चलानी भी है मुझे, ताकि गाड़ी के अंदर अगर कोई मसला है ना, बाद दफ़ा देखो ट्यूनिंग कराने के बाद या सर्विस कराने के बाद ना गाड़ी कोई ना कोई मसला निकाल बैठती है छोटा मोटा, तो वो फिर आपके सामने आ जाए, क्योंकि ये छोटे मोटे मसले छोटे मोटे तब हैं जब यहाँ हैं, मैकेनिक यहाँ मौजूद है शहर के अंदर, आप फौरी लेकर जाओगे वो छोटा मोटा मसला करा लोगे। कंसिडर करो आपने ट्यूनिंग करवाई या गाड़ी की सर्विस करवाई और उसके बाद आप रोड पे चले गए, उधर ही गाड़ी आपकी जो है ना वो कोई ना कोई उल्टा सीधा छोटा सा काम 10 रुपये का एक मिलता है, वो फ्यूज़ वही आपका शॉर्ट हो गया, पानी जाने की वजह से, नमी आने की वजह से या एक्सप्रेस किसी भी वजह से। अब आप वो 10 रुपये के लिए ना आप जलील ख्वार हो गए रोड पे, चाहो तो आप अपने साथ फ्यूज़ेस ले जाओ, लेकिन वो फ्यूज़ कौन से वो ढूंढना भी पड़ता है, वो इलेक्ट्रिशियन का काम है। अगर आपको अपनी गाड़ी की इतनी नो हाउ नहीं है कि गाड़ी का क्या होने से क्या हो सकता है, गाड़ी का अगर मेरा फ़ैन बंद हो जाए तो वो कैसे हो सकता है ऑन, तो इन चीज़ों की अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर तो जाहिर सी बात है आप परेशान हो सकते हो ना। तो इसलिए ट्यूनिंग या सर्विस करवाने के 3 दिन के बाद कम से कम आप अपने सफ़र पर निकलो, ताकि गाड़ी के जो मसले हैं वो आपके सामने आ जाए। अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ है तो वो आप उसको हल करवा सको, ठीक है। याद रखें, रुपए की कदर भी तब होती है जब आपके पास वो हो नहीं, वरना 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई औकात नहीं, आप लोग समझते हो, होती भी नहीं है। लेकिन वो 1 रुपया भी 1 करोड़ की वैल्यू रख सकता है जब वो ज़रूरत पे आपके पास ना हो। तो अगर ज़रूरत पे ही आपकी गाड़ी के ऐसे काम निकाल कर अगर 10 रुपये के फ्यूज़ के लिए आप रुल रहे हो तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो इसलिए ज़रा टाइम दिया करो और उसके बाद अपने सफ़र पर निकल करो। तो ये मेरी प्रो टिप थी। बाकी किसी की अपनी सोच, अपनी मेंटेलिटी, अपनी गाड़ी, वो अपनी गाड़ी को बेहतर समझते हैं। और याद रखें, अगर आप अपनी गाड़ी को नहीं बेहतर समझते हो ना, मैं आपको मशवरा दूंगा कि फिर आप जो है ना वो लॉन्ग रूट का सफ़र नहीं करो, क्योंकि आपको अपनी गाड़ी का ही नहीं पता ना, तो फिर आपको यही नहीं पता कि आप कैसे गाड़ी चलाओगे तो क्या नुकसान होने से बच सकती है आपकी गाड़ी, आपकी ब्रेकिंग, आपकी गाड़ी की फ्यूल एवरेज, एफिशिएंसी एंड ऑल दैट। यू शुड नो कि यार गाड़ी को मैं जब निकाल रहा हूँ तो ये मेरी चीज़ मुझे मालूम होना चाहिए, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर कैसे ले सकता हूँ, इसको कैसे प्यार से चलाऊँ तो उसका मसला कोई ना हो, ये सारी चीज़ों को आपको मेक श्योर करना है। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से आपको सफ़र में नहीं जाना चाहिए। बाकी यार बस यही थी सारी हमारी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये ब्लॉग एंड करता हूँ यहाँ पे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मिली होगी। अगर आप लोग, क्योंकि हमसे भी प्रोज दुनिया में मौजूद हैं, तो भाई आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे मिस हो गई है और वो होनी चाहिए इस ब्लॉग में ऐड, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं वो आगे अपने आने वाले ब्लॉग में उस चीज़ का, वो कहते हैं ना, इस्लाह की जाए। तो भाई हम 20 लाख की ज़रूरी समझते हैं अपने आप को, ज़रूरत कि हमें हो सकती है। और अगर कोई चीज़ हमसे मिस हो गई तो लाजमी कमेंट करके बताओ। ऑल्सो मुझे ज़रूर बताना कि किसके पास कौन सी राइड है। सब पूछ तो रहे हो कि ये बताओ वो बताओ, बहुत से लोगों ने बताया, तो मुझे बताओ किसके पास कौन सी राइड है और कौन कहाँ का ट्रिप प्लान करने का सोच रहा है, ताकि अगर मैं किसी की कोई बेहतर रहनुमाई कर सकूँ तो लाजमी करूँ, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।